गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने दो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, दो साइंटिस्ट के द्वारा। एक तो पढ़ा था अपने डोबर्नियर्स का ट्रायड्स और एक पढ़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोबर्नियर ने क्या कहा था कि जब अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्रायड्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होती है। और जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास है फर्स्ट और थर्ड के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। लेकिन डोबर्नियर फेल हो गया था क्योंकि जितने उस टाइम एलिमेंट्स नोन थे उन सबके वो ट्रायड्स नहीं बना पाया था। सिर्फ और सिर्फ वो 3 ट्रायड्स बना पाया था, यानी वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्या कर पाया था, अरेंज कर पाया था। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था जिसने अटैम्प्ट की थी, ट्राई किया था, वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसने कहा था कि जब अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, यानी 8th एलिमेंट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को वापस से रिपीट करता है। यानी जब अपने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। लेकिन ये भी फेल हो गया था क्योंकि इसका रीजन था कि न्यूलैंड ने क्या कहा था कि उस टाइम नेचर के अंदर 56 एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा डिस्कवर नहीं होंगे। दूसरा इसने क्या कहा था कि इसका जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, यानी जहाँ तक लाइटर एलिमेंट्स थे, हल्के एलिमेंट्स थे, वहाँ तक तो इसका लॉ सेट बैठता था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होने स्टार्ट हुए, उनका एटॉमिक मास बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि इसका लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद तीसरा, इसने अपनी टेबल को सेट करने के लिए एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। और साथ में उन एलिमेंट्स को रखा था जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी। जैसे इसने फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा था हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन को और साथ में ब्रोमीन को। लेकिन इसके बीच में इसने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल को भी रख दिया था। जबकि कोबाल्ट और निकल मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारी की सारी गैसेज हैं और ये रहती भी किसके रूप में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहती हैं। फोर्थ है फेरस, आयरन। आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज है बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन आयरन के बाद 8th एलिमेंट क्या होना चाहिए था, कोबाल्ट एंड निकल होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया था कि आयरन का जस्ट अगला एलिमेंट क्या रखा था, कोबाल्ट एंड निकल, यानी उनकी प्रॉपर्टीज तो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण से न्यूलैंड भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद मैंडिफ आया था। मैंडिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। मैंडिफ की पीरियोडिक टेबल है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड है। इसको आपको समझने के लिए आपको अपनी बुक को अपने पास रखना पड़ेगा। ये आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, सीबीएसई के अंदर तो एनसीईआरटी का, और वैसे भी अगर आपका एस चाहता है तो भी लास्ट चैप्टर है, और शायद मे बी आरबीएसई का ये 6 या 7 चैप्टर है, उसके अंदर ये सारा कुछ दे रखा है। अब देखो पीरियोडिक टेबल, मैंडिफ की टेबल देखो, पहले जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था या डोबर्नियर्स का ट्रायड था उसको टेबल नहीं बोला गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था, कोई टेबल नहीं थी। लेकिन मैंडिफ है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मतलब मैंडिफ और जो मॉडर्न टाइम है उसको अपने क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या क्यों बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स को इस तरह से लगाया जाता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है वो हमेशा अपने आप सेम वर्टिकल कॉलम में, आपको मैंने कल भी बताया था कि 2 तरह की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को अपने बोलते हैं पीरियड्स, और एक होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं। इसको पीरियोडिक इसलिए बोला जाता है, पीरियोडिक का मतलब होता है डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना। तो जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है वो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इसलिए इसको अपने बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको टेबल के रूप में क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया। फिर जो मैंडिफ था उसने अपनी टेबल के लिए किसको बेस लिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हर अदर एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, इजी वे में रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से इसने अपनी टेबल का बेस किसको लिया था, इसने अपनी टेबल का बेस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया था। तो जो अपनी टेबल है उसकी फर्स्ट लाइन वहाँ पर अगर आप देखोगे R2O, RO, RO3 इस तरह से लिखा हुआ है, या RH, R1, RH2, RH3 वो किस तरह से बना हुआ है ये आप देखो। अब देखो स्टूडेंट्स, बुक जो मैंडिफ की टेबल थी, मैंडिफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर 7 तो पीरियड्स थे। कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। 7 पीरियड्स का मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 8 क्या थे, ग्रुप थे। जो
8 ग्रुप थे, इसके अंदर से 7 ग्रुप है वो तो नॉर्मल एलिमेंट के हैं। नॉर्मल एलिमेंट का मतलब जैसे बाकी होते हैं, जैसे जिसके अंदर पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर एल के अंदर, फिर एम के अंदर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। लेकिन 8 ग्रुप ऐसा एलिमेंट्स का था जिनको अपने बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जिनकी इनर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उनको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका जो 8th ग्रुप था, वैसे तो 8th ग्रुप में R8, यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप नंबर 1 है इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप नंबर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8 होना चाहिए था, लेकिन 8th ग्रुप अलग तरीके से है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, नोबल गैसेज। जो गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं 6 है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम का नंबर होता है 2, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नोबल गैसेज यहाँ पर लेकिन 8 वाला नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिनकी इनर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से फिल होना शुरू हो जाते हैं। यानी अपने को पता है बोहर बरी ने क्या कहा था, पहले के शेल बनेगी, फिर एल बनेगी, फिर एम बनेगी, फिर एन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि के फिल होगी, एल फिल होगी, एम अभी फिल नहीं हुई, उससे पहले एन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब वो उन एलिमेंट्स को, यानी जिनकी इनर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होती, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अब अपने बात करते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आर का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव किसको कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सभी एलिमेंट्स को। यानी ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटेशियम है, सबको वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, वही क्या होती है, उनकी वैलेंसी होती है। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। तो सभी जगह ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो अपने 2 ऑक्सीजन लगा दो इस तरह से। अब आपको पता है जब भी अपने केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, आर की वैलेंसी ओ के नीचे और ओ की वैलेंसी आर के नीचे, तो R2O, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो अगर सेम होगा तो RO, इसमें R2O3, इसमें सेम टेबल में है तो 2 to the 4 होता है, तो R की 2 है, O की 1 है, RO2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, 1 अपने यूज नहीं करते। यहाँ पर हो जाएगा R2O5, अब ये सेम टेबल में है, 2 3 जा 6, तो R3O है, तो क्या हो जाएगा RO3। उसके बाद है R2O7 है, तो R2O7, अब ये सेम टेबल में है, तो R का 4O है, RO4 आ जाएगा। तो आपके टेबल के अंदर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है R, इसी तरह से R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7 और RO4, वो इस तरह से क्या बनी है, ये लाइन बनी है। अब अपने बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखो, R के अंदर ये 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, तो आप इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी। अब देखो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, 1 है, RH, यहाँ पे क्या हो जाएगा RH2, क्योंकि 1 को तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती, RH3, RH4, बेटा यहाँ पे अब RH5 नहीं होगा। अब अगर आपको पता है कि किसी की भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपनी मतलब 8 करने के लिए वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यानी यहाँ पर अपने R की वैलेंसी मानेंगे 3, तो क्या हो जाएगा RH3। अब अगर
नंबर 6 है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी अपने R की वैलेंसी क्या मानेंगे, उसकी 2 मानेंगे। यही होता है भी जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 होती है, प्लस 1 2 3 होती है। 5 6 7 होती है, अगर वो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 3 2 और 1 होती है। और जो 4 वाला होता है उसकी ना तो प्लस 4 होती है ना माइनस 4 होती है, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो अब 6 वाले की कितनी आ जाएगी वैलेंसी 2, तो RH2, 7 वाले की 1 हो जाएगी तो RH, और 8 वाले की कुछ होगा नहीं। इस तरह से क्या कर रखा है कि आपकी टेबल के अंदर इस तरह से 2 लाइन्स है वो अरेंज कर रखी है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं कि मोस्टली एलिमेंट के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। अब मैंडिफ की पीरियोडिक टेबल है, अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक के अंदर देखना है। तो मैंडिफ ने क्या बोला था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, मैं भी नोट करवा देती हूँ। मैंडिफ की पीरियोडिक टेबल का यानी मैंडिफ का लॉ लिखो। तो मैंडिफ का लॉ क्या होगा, जब भी अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है वो क्या करते हैं, सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर अपने आप ही, सेम ग्रुप के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। उसने क्या कहा था कि जब भी अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल रेस में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है वो सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। उसके बाद इसकी टेबल के 2 फीचर्स पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टेट मैंडिफ लॉ, जिसके अंदर आप लिखोगे यही जो मैंने बताया कि जब भी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एलिमेंट व्हिच हैव सेम प्रॉपर्टीज कम्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, वो अपने आप सेम वर्टिकल कॉलम सेम ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इसके पूछे जाते हैं मेन 2 फीचर्स, भी इसकी टेबल के 2 फीचर्स क्या है। तो अगर आपके पास बुक है, बुक को आपने रखना ही है, इसकी बुक के अंदर दिखा रखा है कि इसके अंदर गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल दे रखा है, गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 जगह पर इस तरह से डैश डैश करके लगा रखा है। वो डैश डैश बोरोन के नीचे है, एल्यूमिनियम के नीचे डैश है, और एक सिलिकॉन के नीचे इस तरह से क्या है, डैश है, क्योंकि उस टाइम तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, और इसने ये कहा था कि ये एलिमेंट्स है आने वाले टाइम के अंदर क्या होंगे, डिस्कवर हो जाएंगे, और जब वो डिस्कवर होंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इस जगह पर सेट बैठ जाएंगे। दूसरा इसकी टेबल के अंदर क्या था, रोंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, रोंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी इसकी टेबल के अंदर कुछ देखो, इसने अपनी टेबल बनाई थी कि एलिमेंट्स को इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया था, लेकिन इसने 1-2 जगह ऐसा किया था कि जिनका एटॉमिक मास कम था उसको इसने क्या किया था, ज़्यादा था उसको पहले लगा दिया था, और जिनका एटॉमिक मास मतलब कम था उसको इसने क्या किया था, बाद में लगा दिया था। एक तो कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, निकल का मास होता है 58.7, तो पहले निकल आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट आना चाहिए था। तो ये इसके टेबल्स के 2 मेन फीचर्स हैं, गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल और रोंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके बाद इसकी टेबल है, उसके अंदर मतलब इसने 3 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। पहला क्वेश्चन आपके आ गया स्टेट मैंडिफ लॉ, फिर आ गया 2 मेन फीचर्स ऑफ मैंडिफ की टेबल के 2 मेन फीचर्स लिखने हैं आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि इसने जो गैप छोड़े थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको इसने नाम दिया था इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। इक्का का संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले, यानी इक्का यानी बोरोन पहले आएगा, उसके बाद जो डिस्कवर होगा वो आएगा। इक्का बोरोन बाद में जब डिस्कवर हुआ था वो था स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम पहले आएगा, उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो आएगा, तो वो था गैलियम। और इक्का सिलिकॉन का मतलब है कि सिलिकॉन पहले आएगा और जो डिस्कवर होगा वो क्या होगा, नीचे आएगा, तो वो था जर्मेनियम। तो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि इसने जो 3 गैप छोड़े थे उसके अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके नाम क्या हैं। तो आपको याद रखना है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन तो इसने नाम दिया था क्योंकि बोरोन
क्योंकि उस टाइम इसको पता तो था नहीं कि कौन सा डिस्कवर होगा, तो बोरोन के नीचे आना था। तो इसने क्या कहा कि बोरोन पहले आया है, इक्का बोरोन, यानी बोरोन पहले है, उसके बाद जो ढूंढा जाएगा वो नीचे आ जाएगा। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरोन यानी स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम यानी गैलियम और इक्का सिलिकॉन यानी जर्मेनियम। अब मेंडलीफ की टेबल के कुछ मेरिट्स थे, कुछ फ़ायदे थे और कुछ एनोमलीज, कुछ क्या थी, कमियां भी थी। पहले इसकी टेबल के अपने को क्या मेरिट्स थे, इसकी टेबल के क्या मेरिट्स थे, इसकी टेबल के क्या मेरिट्स थे, फायदे। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, फायदे। इसने कुछ एलिमेंट्स को पहले से ही प्रेडिकेट कर दिया था, कुछ एलिमेंट के बारे में पहले से ही प्रेडिकेशन कर दी थी कि ये एलिमेंट्स है डिस्कवर होंगे, और उनके लिए इसने क्या किया था कि जगह भी छोड़ दी थी। और अपने को पता है कि बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है वो डिस्कवर हुए थे। दूसरा, इसने जो एलिमेंट की को छोड़ा, डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनके लिए छोड़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज इसने पहले से बता दी थी। अब मेरे पास बुक नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसने प्रॉपर्टीज है शायद गैलियम की, गैलियम और इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम ही क्या होती है, गैलियम जैसी होती है। तो इसने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, पहले से ही प्रेडिकेट कर दी थी कि आने वाले टाइम में जब ये ढूंढे जाएंगे तो ये यहीं पर सेट हो जाएंगे। तीसरा, इसकी टेबल के अंदर अगर नोबल गैसेज डिस्कवर होती तो नोबल गैसेज के लिए क्या, क्योंकि इसकी टेबल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो नोबल गैसेज अगर डिस्कवर होती तो इसकी टेबल के अंदर क्या हो जाता कि नोबल गैसेज भी क्या हो जाती, सेट बैठ जाती। नोबल गैसेज उस तरह समय डिस्कवर नहीं हुई थी। अपने को पता है कि नेचर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, 99 तो क्या हो गया, इसी ने गेन कर लिया। सिर्फ एक 1% है, 1% के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये तो वैसे ही क्या होती हैं, नोबल गैसेज है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। इस कारण से ये डिस्कवर उस टाइम में नहीं हुई थी, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर नेचर के अंदर प्रेजेंट थी। इस कारण से ये क्या हुई थी, उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुई थी। तो अगर ये डिस्कवर हो जाती तो उसके लिए मेंडलीफ की टेबल के अंदर इसको अलग से सेपरेट ग्रुप मिल जाता। ये तो थे इसके मेरिट्स। दूसरे थे इसके एनोमलीज। एनोमलीज या डीमेरिट्स वर्ड के नाम से भी आता है। एनोमलीज का मतलब क्या होता है, कमियां, या डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। तो इसकी टेबल के क्या नुकसान थे, सबसे पहला नुकसान था कुड नॉट असाइन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस को सही तरह से प्लेस, हाइड्रोजन एलिमेंट को सही तरह से प्लेस नहीं कर पाया था, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया था, मेटल्स के साथ रख दिया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इस कारण से इसने उनके साथ रख दिया था, जबकि वो मेटल्स हैं और ये क्या है, एक नॉन मेटल है, गैस के रूप में। इसको ये फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर भी तो रख सकता था, जो 7 नंबर ग्रुप था, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन है, उनकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है, वो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में मिलते हैं। तो ये हाइड्रोजन की सही पोजीशन है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा है, इसने क्या बोला था, इसने ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आइसोटॉप्स की पोजीशन, आइसोटॉप्स याद हो आपको, तो अपने आइसोटॉप्स वर्ड आया था। आइसोटॉप्स क्या होते थे, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था, मास नंबर डिफर होता था, उसको अपने क्या बोलते थे, मास क्या होता था, डिफर होता था, उनको बोलते थे आइसोटॉप्स। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास 35 भी होता है और क्लोरीन का मास क्या होता है, 37 भी होता है। तो यानी क्लोरीन 35 को टेबल के अंदर अलग जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, यानी जिसका मास कम है वो पहले आ रहा है, जिसका मास ज़्यादा है वो बाद में आ रहा है। तो क्लोरीन 35 को पहले आना चाहिए था, क्लोरीन 37 को बाद में आना चाहिए था। ऑक्सीजन का भी होता है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 18, 8 ऑक्सीजन 20, और भी बहुत सारे नेचर के अंदर एलिमेंट्स हैं जो आइसोटॉप्स के रूप में मिलते हैं। तो उनकी जगह अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी टेबल में ऐसा नहीं था, एक ही जगह पे प्लेस था। जब इससे रीजन पूछा गया तो इसके पास कोई रीजन नहीं था। तीसरा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अपने को पता है कि इसकी टेबल का बेस ही क्या था, एटॉमिक मास। ये एलिमेंट्स को बढ़ते हुए क्रम में लगाना था, जिसका एटॉमिक मास कम, जिसका ज़्यादा उसको बाद में। लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.9, निकल का मास था 58.7।
तो जब इससे पूछा गया कि कोबाल्ट को पहले क्यों लगाया, निकिल को बाद में लगाया, क्यों लगाया, तो इसके बाद इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हालांकि इसने बिल्कुल सही लगाया था, ये बातें ऐसा नहीं है कि इसका सही नहीं था। ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता लगेगा कि क्यों ये सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।